कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अपनी बहुत हेल्प करती है इस चैप्टर को आगे सीखने में, या ऐसा बोलते जो अपन चर्चा करते हैं स्टेबिलिटी। नो डाउट अपनी अगली हेडिंग जो है, अगली जो चर्चा है वो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस पर एक क्वेश्चन आया करता है। तो स्टेबिलिटी को जानना है, सीखना है कि यार कौन से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक चर्चाएं पता होनी चाहिए। तो 3 डेफिनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो थर्ड डेफिनेशन अपने आप में वो स्टेबिलिटी को ही बताएगी, कोई कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है या उस पर स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करें। तो मैं नवीन जोशी आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उप सहसंयोजक रसायन, उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास जो 3 टर्म्स है उसमें सबसे पहली है स्प्लिटिंग एनर्जी। शायद मैंने इस टर्म को 2-3 बार काम में भी लिया हो, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। और दूसरा है पेयरिंग एनर्जी एंड थर्ड वन इज CFSE। ये तीनों टर्म मैं आपके सामने काम में ले चुका हूँ। हालांकि CFSE अपने लिए नई टर्म होगी, उसमें जब फुल फॉर्म देखेंगे इसका क्या मतलब निकलता है वो सब कुछ लिए अपने लिए नया होगा। लेकिन स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन का, वो अपन ने बात की है लेकिन एनर्जी के फॉर्म में नहीं की। अब इसे एनर्जी का फॉर्म देते हैं, एनर्जी का रूप देते हैं, ये ऊर्जा के रूप में किस तरह से है। तो जो पहली इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपके सामने रख रहा हूँ दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी। इसका रिप्रेजेंटेशन जब करूंगा तो आपको पता चल जाएगा क्या था। स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो कुछ आइडिया आ गया क्या लिखता था मैं डेल्टा को। तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है बेसिकली, जब अपन बोलते हैं कि जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं उसकी तरफ जाते हैं, तो जब अप्रोच करेंगे तो आपको पता है जो डी जनरेशन है वो फिनिश हो जाती है, जो उसकी समरसता होती है डी कक्षक की वो समाप्त हो जाती है। तो क्या जो डी कक्षक थे वो अलग अलग ऊर्जा में, अलग अलग एनर्जी में टूट नहीं जाते हैं, स्प्लिट नहीं हो जाते हैं, अपन बोलते हैं इसमें स्प्लिट हो गए, टूट गए। तो इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली थी, लेकिन इसके बारे में मैंने बोला कि इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब ये हुआ क्या है, जो सेम एनर्जी लेवल पे थे, जो समान ऊर्जा स्तर पे थे, जिनका 5D कक्षक जो थे, 5D ऑर्बिटल्स जो थे, डी सबसेल के डी उपकोष के, सारे के सारे एक ऊर्जा पे थे, उनमें ऊर्जा अंतराल 0 था। मतलब 3D की बात करो, 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DX2Y2 और 3DZ2। जब इसको लिगेंड अप्रोच नहीं करता है, जब अकेला एटम के अंदर या मेटल आयन के अंदर प्रेजेंट था, तो सारे सेम ऊर्जा स्तर पे थे। लेकिन जैसे ही इसको लिगेंड अप्रोच करता है तो ये जो एनर्जी है उनकी बदल जाती है रिपल्सन के कारण, और एक किसी की ज़्यादा किसी की कम हो जाती है। तो अपन ने देखा जब CN6 पे चर्चा की, तो जो 2 है DX2Y2 एंड DZ2, 2 ऑर्बिटल, इन दोनों की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और नीचे रह जाती है जो 3 बच गए थे। तो इनमें एक एनर्जी गैप नहीं आ गया क्या, जो 5 पहले डी जनरेटेड थे, 5 जो सेम एनर्जी लेवल पे थे, लेकिन अब क्या आ गया, एनर्जी का डिफरेंस आ चुका है। तो इसको अपन बोलते हैं जो एनर्जी का डिफरेंस है, जिस वैल्यू का जो डिफरेंस है इन दोनों में एनर्जी का, जो डी जनरेसी खत्म होगी, पहले डी जनरेटेड थे, अब डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ इन दोनों, ये जो वैल्यू का, इसको अपन बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। नया टर्म है, हालांकि इस टर्म को स्प्लिटिंग टर्म में मैंने बार बार काम में लिया, विपाटित हो जाना। हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है इसको, विपाटन ऊर्जा। हिंदी में क्या बोलते हैं, विपाटन ऊर्जा, विपाटन ऊर्जा। अभी इस विपाटन ऊर्जा की जो शब्द है इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, इस टर्म को ये डेफिनेशन देना चाहूँ तो पहले पॉइंट में डेफिनेशन में रखूँगा कि वो एनर्जी जो या फिर वो एनर्जी डिफरेंस जो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में जो स्प्लिटिंग हुई है, उनके जो डी जनरेशन समाप्त हुई है, फिनिश हुई है, तो इसमें जो एनर्जी डिफरेंस था उसको मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल है क्या, दिस इज, या इट इज, दिस इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स। यदि मैं इसको CN6 से दिखाना भी चाहूँ, समझाना भी चाहूँ, तो आप लोगों को याद रहा होगा, याद होगा अभी मेरे हिसाब से, अपन इसको एक स्तर पे ले जाया करते थे, सेम पे, बेरी सेंटर पे, बेरी सेंटर के बाद 2 ऊपर 2 नीचे ले जाया करते थे। CN6 में बात करूँ तो जो 2 ऊपर जाते थे वो DX2Y2 हुआ करते थे, और ये DZ2। मैंने बोला ये डेल्टा होता है जिसको स्प्लिटिंग एनर्जी मैंने नाम दिया, आज इसको डिफाइन किया। ये जो है, ये जो इनका डी जनरेसी समाप्त होने के बाद जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको मैंने डेल्टा बोला। एक्चुअली ये जो अपन CN6 का मैंने एग्जांपल जो लिया है, ये ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड के लिए, तो इसमें जो स्प्लिटिंग एनर्जी आती है इसको अपन डिनोट करते हैं डेल्टा O से, और मैंने इस टर्म को काम में भी लिया था, डेल्टा O स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बेसिकली स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, दिस इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल। सिंपल सी बात है। अब बात करता हूँ, ये 2 तरह से अपन बात करते हैं। एक तो
फॉर CN6 या टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल एंड हालांकि अपने टेट्राहाइड्रल स्क्वायर प्लेनर के लिए कर सकते हो, लेकिन हमारी चर्चा नहीं है कोर्स में, तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड एज डेल्टा O, यानी कि CN6 में जब CN6 है ऑक्टाहाइड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, तो उसमें डेल्टा O से स्प्लिटिंग एनर्जी को डिनोट करते हैं, और जब CN4 में है और इसमें टेट्राहाइड्रल वाले जो होते हैं, इसमें अपन डेल्टा T से डिनोट करते हैं। और अपने पता है जो स्प्लिटिंग आती है वो डेल्टा O की ज़्यादा होती है, जो इसमें रिलेशन भी बताया था मैंने, आपको याद हो तो, यदि नहीं बताया हो तो वापस देख लो। जो डेल्टा T होता है वो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O होता है। डेल्टा O वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेल्टा O में लिगेंड्स ज़्यादा है अप्रोच करने के लिए, और जब लिगेंड अप्रोच करता है, ज़्यादा लिगेंड अप्रोच रिपल्सन ज़्यादा देंगे तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा आ जाएगी। दूसरा एक अच्छा कारण क्या दिया जाता है, इतना ज़्यादा वैल्यू क्यों आया, एक्चुअली ऑक्टाहाइड्रल में जो अप्रोच होता है वो हेड ऑन अप्रोच होता है। क्यों हेड ऑन अप्रोच होता है, क्योंकि इसकी जो लोब्स है, इसकी जो लोब्स, अच्छे समझ हैं इस चीज़ को, जो dx² y² और dz² की जो लोब है वो एक्सिस पे पड़ी है, और 6 के 6 लिगेंड जो अप्रोच करते हैं वो एक्सिस से ही करते हैं। तो एग्जैक्टली हेड ऑन, मतलब एकदम सिर से सिर टकराता नहीं है कि रिपल्सन के टाइम ज़्यादा अच्छा खासा रिपल्सन होगा। जबकि टेट्राहाइड्रल में जब रिपल्सन लगता है तो अपने को पता है टेट्राहाइड्रोन जो बनता है, यदि बात करें 109 डिग्री एंगल पे, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि जो डी ऑर्बिटल अरेंज्ड है वो 45 डिग्री पे नहीं है, कि मतलब वो एक लाइन पे लाइन नहीं होते हैं। जब लिगेंड अप्रोच कर रहा होता है तो सेम ही लाइन पे अप्रोच नहीं करता जिस लाइन पे ऑर्बिटल्स पड़े, हेड ऑन टाइप का अप्रोच नहीं होता। उस केस में इतना रिपल्सन में नहीं मिलता, क्योंकि अपने को पता है जितना ज़्यादा रिपेल करेगा उतना ज़्यादा ये स्प्लिट नहीं होगा, क्या इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं आएगा क्या। तो इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि किस टेट्राहाइड्रल में क्या रहेगी, ऑक्टाहाइड्रल में क्या रहेगी, डिफाइन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, और इससे इफेक्ट क्या पड़ने वाला वो बताया जाएगा कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो इससे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, या किस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका एक छोटा सा चर्चा करना चाहूँगा कि जो ऑक्टाहाइड्रल में ज़्यादा आया वैल्यू, लेकिन ऑक्टाहाइड्रल में लिगेंड अच्छा होगा, मतलब लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उस केस में उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी आएगी। क्या बोल रहा हूँ, लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग है उस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा आती है। तो एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल चर्चा हुई अपने साथ। और ऐसा क्यों होता होगा, सोचो लिगेंड अच्छा कौन होगा, जो लोन पेयर दे के अच्छा बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, और जो ऐसा करता हो ज़्यादा रिपल्सन भी देगा, ज़्यादा रिपल्सन देगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से अपन चर्चा, अब ये ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी से होता है क्या है, अच्छा लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी देता है, इसको अपन रिलेट करेंगे स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, अब मैं सेकंड टर्म पे आता हूँ, दैट इज़ पेयरिंग एनर्जी। क्या होती है पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी अपने को बाद में बताएगा, हालांकि CFSC में दोनों पॉइंट अपने काम में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज पेयरिंग एनर्जी। सेकंड मेरे जो टर्म है जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। देखो पेयरिंग एनर्जी क्या है, आपको पता है कि PE से बोलता हूँ, पता है नहीं पता है तो सुन लो, और तो क्या है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है सुनो, और तो क्या है। तो क्या चर्चा कर रहा था पेयरिंग एनर्जी के बारे में, कि जब स्प्लिटिंग होती है, यही स्प्लिटिंग जो भी बनाई है मैंने, इसमें मैं एक पर्टिकुलर केस लेता हूँ, जैसे D5 का केस ले लिया। तो D5 में 1 2 3 4 और 5 एक एनर्जी लेवल पे गए, एक इक्वल जब सबको रिपल्सन मिल रहा था। तो डायग्राम अच्छा बनाता हूँ मैं ताकि मैचिंग अच्छी लगे चीज़ों की। 1 2 3 4 और 5 ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद मैंने बोला कि बैरी सेंटर बनता है, और बैरी सेंटर पे क्या होता है, कुछ ऊपर चले जाते हैं बैरी सेंटर से और कुछ नीचे जाते हैं बैरी सेंटर से। अब मैंने इस पर भी बोला कि बैरी सेंटर से ऊपर और नीचे गए हैं, इनमें जो डेल्टा O होता है, ठीक है, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5। अब सुनना, यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवा देता है। जैसे CN- हुआ तो D5 में वो पेयरिंग करवा देगा। ठीक है, पेयरिंग करवा देने का मतलब क्या हो, सुनना, पेयरिंग करवा देने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को इस जो हायर सेल में जो dx² y² में या dz² में, उसको नीचे वाले जो dxy या dyz या dzx, वैसे इलेक्ट्रॉन नीचे
लेस एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन जब इस लेस एनर्जी सेल में आएंगे, सॉरी ऑर्बिटल में आएंगे, तो नो डाउट पहले से पड़ा इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल नहीं करेगा क्या? जो पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने एक ही घर में रखना, एक ही जगह रखना दो इलेक्ट्रॉन को, तो एक प्रतिकर्षण लगेगा, लेकिन उसके बाद स्पिन अपोजिट हो जाती है, फिर एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद चलता रहता है कम, लेकिन जब आएगा तो उसको एक रिपल्सन तो मिलेगा नो डाउट। तो इसको पेयरिंग करवाने के लिए एक एनर्जी खर्च होती है एक्चुअली, इस काम करवा, जो काम नहीं होता है स्पॉन्टेनियसली उसको करवाना चाहते हो तो आप एनर्जी दोगे, धक्का दोगे, सब ऐसा कर लेते हो, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए आपको, जो एनर्जी लगानी है उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो सिंपल सी पेयरिंग एनर्जी क्या है, जब अपन जो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाते हैं तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। तो इसको सिंपली यदि मैं बोलना चाहूँ, द एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब यदि आपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर किया तो पेयरिंग एनर्जी 1 टाइम चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करो 2 टाइम पेयरिंग एनर्जी चाहिए। तो ये सिंपल सी पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कब जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं अपन लास्ट CFSE, शायद जिसके लिए इस वीडियो को मेरे को बनाना पड़ा, चर्चा करनी पड़ी, जो कि आजकल इस क्वेश्चन में बनता है, क्वेश्चन पूछता है। देखो क्या है CFSE, कैसे बताता है CFSE की चर्चा। इसको हटा देता हूँ, मेरे को जगह चाहिए होगी इसको समझाने के लिए। थर्ड टर्म, जिसमें ये दोनों टर्म जो अपन इसी के काम में लूंगा मैं, ठीक है। तो CFSE थर्ड टर्म है मेरी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है इसका, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, सॉरी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। और सिंपल सी बात है ये, देखो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या बोलती है, सुनना, ये क्या समझाती है अपने को, क्या अप्रोच करें, क्या क्वेश्चन में ये चीज़ काम में लानी चाहती है, सुनना। अपन मतलब इसको इसके नाम से अपन समझते हैं क्या बोल रहा है, क्रिस्टल फील्ड, जो क्रिस्टल की प्रेजेंस में स्टेबलाइजेशन, मतलब ये एनर्जी कहीं ना कहीं एक ऐसा एनर्जी है जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताएगा। बस मैं इतना सा बताना चाहूँगा कि एक ऐसा टर्म, एक ऐसा कैलकुलेशन, एक ऐसी वैल्यू जो अपने को कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताएगा। मैंने कहा था कि अपन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है। जब स्टेबिलिटी की तरफ अपन अप्रोच कर रहे हैं तो नो डाउट यहाँ पर एक टर्म अपन इंट्रोड्यूस किए जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है अपने को कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड कम स्टेबल, उसके लिए। तो ये क्या है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको सिखाऊंगा मैं अभी। और इसको सीखते हैं, मतलब ये एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये मैं पहले ये बता दूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो बताती है कि स्टेबिलिटी को, बस, और इसकी कैलकुलेशन में सिखाता हूँ, ठीक है। तो CFSE बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल जो कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी को बताता है, पहली बात। दूसरी, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, मतलब रिलीज्ड फॉर्म में बात करते हैं, तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन क्वेश्चन में सच एज कैलकुलेशन का जो टर्म बनेगा, मतलब उसका जो एक्सप्रेशन बनेगा, जो उसका पद जो बनता है, वही आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो चर्चा करते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है और किस तरह से अपने को काम करना है। तो पहला, इट रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है कि ये एक वेरिएबल है जो इस बात को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे बढ़ते हैं, वो थर्ड पॉइंट। चलो अपन ये बोलते हैं कि इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव है उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। If value of CFSE is more than complex will be more stable। और ये नेगेटिव में ही बात कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू के साथ ही चर्चा कर रहा हूं मैं, ठीक है।
अब इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सुनना, ये अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। पहले CN6 के लिए सिखाता हूँ मैं। CN6 के लिए कैसे करते हैं। फॉर CN6 मैं कलर चेंज करता हूँ, ज़रा अच्छा लगेगा, ताकि आपको नोट्स अच्छे लगे, आप अच्छे से बनाएं, इस चीज़ को सीखें। सबसे पहले CN6 के लिए कैलकुलेशन करता हूँ। तो CN6 में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ उसके लिए CFSE कैलकुलेट करता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन वाला बोलेगा कि D4 के लिए CFSE की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन वाला बोलेगा। अब इसमें ये भी चर्चा करता है कि D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है या वीक फील्ड लिगेंड में, वो बताएगा सामने वाला। जैसे मैं बात करता हूँ D4 को अपन रखते हैं वीक फील्ड में, पहले वीक फील्ड में लग लेते हैं। इसमें दो केस बना लेता हूँ। केस फर्स्ट, वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड में CN4 में यदि बात करूँ, स्प्लिटिंग के बाद की बात करूँ, तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा नहीं दिखेगा क्या, 1 2 फिर स्प्लिटेड है। ये मैं डायरेक्ट स्प्लिटेड ही डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये 500 के लेकर अपने को 4 ही रखने थे, ठीक है। अब इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो अपने को पता है, डेल्टा ओ से बोलते हैं। बीच में क्या होता है, बेरी सेंटर होता है। बेरी सेंटर से जो ऊपर वाला है, जो जीरो सेंटर है, बेरी सेंटर, उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है अपने को पता है 0.6 डेल्टा ओ होता है, और जो नीचे वाली होती है वो -0.4 डेल्टा ओ होता है। मतलब इसमें अपन 3/5 बोलते हैं और एक को 2/5 बोलते हैं। तो 0.6 प्लस का ऊपर वाला बेरी सेंटर से, नीचे वाला माइनस का 0.4 डेल्टा ओ, ठीक है। अब सुनना, इसमें करना क्या होता है, ये तीनों जो है, मैं पहले ऑर्बिटल भी लिख देता हूँ। ये dx² y², ये dz² है, और ये dxy dyz एंड dzx है। अब CFSE किसके लिए वैल्यू क्या आएगी, सुनना ध्यान से। आपको जिस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, -0.4 डेल्टा हो, इसकी भी -0.4 डेल्टा हो, इसकी -0.4, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी -0.4 डेल्टा हो है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी था जो ऊपर वाले बेरी सेंटर से ऊपर पड़ा है, लेकिन वो एक ही है, तो उसका प्लस का 0.6 डेल्टा नहीं हो जाएगा क्या। तो इसके लिए जो CFSE की वैल्यू बनेगी, इसके लिए जो CFSE की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, देखना ध्यान से। D4 के लिए CFSE की वैल्यू क्या बनेगी, -0.4 डेल्टा मल्टीप्लाई बाई 3 इलेक्ट्रॉन जो इस एनर्जी लेवल पे है, और प्लस का 0.6 डेल्टा पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या है, इसको कैलकुलेट करता हूँ। माइनस का 1.2 डेल्टा आ गया और प्लस का 0.6 डेल्टा आ गया। तो इससे वैल्यू क्या बोल दूंगा मैं, ये माइनस का 0.6 डेल्टा नहीं आ जाएगा क्या। तो इस D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो CFSE की वैल्यू आई है, CFSE की वैल्यू क्या आई है, जो फर्स्ट केस अपन चर्चा करें, इसमें CFSE की वैल्यू माइनस का 0.6 डेल्टा ओ इज आंसर, और ये ऑप्शन मिलेगा आपको। यदि यही बात करता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, तो इसका केस 2 लेता हूँ, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होता है, तो ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था पेयर नहीं हो जाएगा क्या। तो पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ D4 का। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसा बनेगा देखना, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो जाएगा क्या, 1 2 3, और यहाँ वाला नीचे नहीं आ गया, पेयर्ड हो गए, ठीक है। ये बेरी सेंटर रहा, हालांकि ऊपर को इलेक्ट्रॉन फिर भी लिख देता हूँ, प्लस का 0.6 डेल्टा ओ और नीचे माइनस का 0.4 डेल्टा ओ, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसके लिए CFSE की वैल्यू जब लिखूंगा, CFSE की जब वैल्यू लिखूंगा, तो ओनली इलेक्ट्रॉन नीचे ही तो प्रेजेंट है, जो नीचे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट उसके लिए क्या लिखूंगा, माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या। लेकिन इसके अंदर एक एनर्जी और इन्वॉल्व हुई है जो अपने को नहीं दिख रही। कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हुई है बताओ। यदि बात करूँ, अलग अलग डायग्राम बनाना चाहूँ, शायद वो दिख जाए अपने को। पहले ऐसा था, और पेयरिंग होने के बाद, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बाद ऐसा बनाना, ये पेयरिंग होने के बाद की बात है। ये पहले था नॉर्मली अकेला D4, लेकिन ये पेयरिंग के बाद ऐसा हो गया। तो शायद इस पर अपने को जो चीज़ देखना चाहते हैं वो दिख जाए। तो देखो, पहले ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस से ये क्या हो गया, पेयरिंग हो गई, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गया। तो एक बात सोचो ना यार, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए एनर्जी लगी नहीं क्या। इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए एनर्जी लगी ना, तो जब इसके लिए एनर्जी खर्च हुआ, लगी एनर्जी, तो मैं क्या बोलूँगा, इसमें जो पेयरिंग एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई वो भी ऐड नहीं करोगे क्या।
एक इलेक्ट्रॉन हुआ है तो एक के लिए बात करूँगी, दो होते हैं दो के लिए चर्चा कर लेता, अभी तो एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक के लिए बात कर ली, तो इसके लिए CFSE की वैल्यू ये आ गई। आगे बात समझ में। अब सुनना, इसके लिए डेल्टा ओ अलग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा ओ अलग होगा। हाँ, इसमें और इस केस में सेम ही कॉन्फ़िगरेशन, जिसके लिए ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा। उस केस में वो लिगेंड उस तरह का या वो कॉम्प्लेक्स इनर है या वो कॉम्प्लेक्स आउटर है, लो स्पिन हाई स्पिन, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो डिपेंड करेगा डेल्टा ओ पे। हालांकि आपको डेल्टा ओ की वैल्यू, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू देखे से नहीं पूछेगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, आपको ये एक्सप्रेशन बनवाएगा। D4 का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या एक्सप्रेशन बनेगा ये मिल जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूँ, CFSE की वैल्यू को ये बन जाएगा 4 ना 1.6 माइनस का 1.6 डेल्टा ओ प्लस पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, और यदि वीक फील्ड में तो ये ऑप्शन मिलेगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन। अब यदि बात करूँ CN4 के लिए, आप सीख गए होंगे कि CN4 के लिए कैसे काम करना होगा। CN4 में इतना ही तो फर्क है, ये 3 ऊपर रहेंगे, ये 1 2 नीचे रहेंगे, और इसमें अपन कर सकते हैं हम जस्टिफाई टेट्राहाइड्रल के लिए और स्क्वायर प्लेनर के लिए। लेकिन जनरली ये CN6 के लिए पूछा जाता है, और किस तरह से आपको काम करना है वो आपको शायद पता चल गया होगा। तो मैं नवीन जोशी इसी तरह से आपको इतनी अच्छी चर्चाएं करता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। तो प्लीज़ अब सब तक पहुँचाए यार, जिन बच्चे जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जो बच्चे पैसे नहीं होने की वजह से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन सब तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।